Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 3 इमोशनल ईएमएफ. चैप्टर नंबर 7 ग्रिफिथ्स की बुक में तो लेक्चर नंबर 3 बनता है और चैप्टर नंबर 7 है. तो इसके मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं जो जिनसे हम आज गो थ्रू होंगे. डेफिनेशन ऑफ इमोशनल ईएमएफ. यार इमोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन से तो सभी वाकिफ़ हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत ओवरव्यू हो जाए. इमोशनल ईएमएफ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स. इलेक्ट्रोडायनामिक्स की टर्म्स में, जो कि हमारा मेन पर्पस भी है इसको रीड करने का. फ्लक्स रूल एंड इट्स फॉर्मुलेशन. फ्लक्स रूल की और ईएमएफ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इन दोनों की हमने फॉर्मुलेशन भी करनी है. ठीक है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं. उससे पहले मैंने एक बड़ी दिक्कत से बड़ा टाइम लगा के एक शेर बनाया, वो मैं अर्ज करना चाहता हूँ. ये कि बज़ाहिर मैं शो नहीं करवाता, बज़ाहिर मैं शो नहीं करवाता, बज़ाहिर मैं शो नहीं करवाता, लेकिन मेरा भी दिल करता है कि मुझे सब्सक्राइबर्स और लाइक्स मिले. अच्छा, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी. नहीं, वो नहीं, बिल्कुल नहीं. वो जो आप सोच रहे हैं मैं वो नहीं कहने लगा था. मैं ये कहने लगा था कि बिना किसी टाइम वेस्ट के. तो हमारा जो फर्स्ट की पॉइंट है वो है डेफिनेशन ऑफ इमोशनल ईएमएफ. अब जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ने जाते हैं, जब भी हम कोई टॉपिक स्टडी करना शुरू करते हैं, तो उसका जो नेम होता है ना टॉपिक का, उसी के अंदर सारा कुछ पता लग जाता है. अब इमोशनल ईएमएफ हमारा टॉपिक है. इमोशनल क्या? अब फिज़िक्स एज ए फिज़िक्स स्टूडेंट, बीइंग ए फिज़िक्स स्टूडेंट, मोशन से तो हमारा हर वक्त वास्ता पड़ता रहता है ना. तो मोशनल ईएमएफ यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है तो ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है. तो यही हमारा आज का सारा मुद्दा होगा. एन ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय मोशन रिलेटिव टू अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड ए मोशनल ईएमएफ. ऐसी ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि इंड्यूस हो मोशन रिलेटिव टू अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटिव कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी हम उसे मोशनल ईएमएफ कहेंगे. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ईएमएफ इज इक्वल टू एल वी बी. एल वी बी यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. एल वी बी, एल क्या है? उस ऑब्जेक्ट की लेंथ है, यानी कि ये अब मेरा ऑब्जेक्ट है, इसकी जो लेंथ है वो उसको मैं कहूँगा एल है. और वी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, क्योंकि मोशन में है ना, तो डेफिनेटली अब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसमें वेलोसिटी किसी न किसी वेलोसिटी के थ्रू मूव करी होगी ना. तो ये बी क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है. जैसे यहाँ पे बात की है मैग्नेटिक फील्ड की, वो मैग्नेटिक फील्ड होगा. वेयर लेंथ इज वेयर एल इज़ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो एल है वो लेंथ है ऑब्जेक्ट की, मूविंग एट स्पीड वी, यानी कि वी स्पीड से मूव कर रहा है, वही वेलोसिटी होगी. रिलेटिव टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी, यानी कि ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने बता दी हैं उर्दू में ट्रांसलेट करके. तो अब ये थी डेफिनेशन इमोशनल ईएमएफ की. लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि भी हम इमोशनल ईएमएफ को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स देखें. तो अब इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इसकी जो है वो कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं, तो हम देखते हैं. इन द लास्ट सेक्शन सेवरल पॉसिबल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बैटरीज बीइंग द मोस्ट फेमिलियर. जैसे कि मैंने इस सेकंड लेक्चर में जब हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ को पढ़ा है, तो मैंने कहा था कि अब वहाँ पे एक सोर्स है. ठीक है, अब बैटरीज के अंदर कोई सोर्स होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ पे चार्जेस पड़े हुए हैं, यहाँ हमने चार्जेस कहा था. अब यहाँ पे चार्जेस पड़े हुए हैं, वहाँ पे चार्जेस को पुश करने के लिए कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए. तो वो क्या था? वो यानी कि कहा था कि वो ट्रेंड आर्ट्स भी हो सकती हैं. तो इसी तरह बट द कॉमनेस्ट वन ऑफ ऑल द जनरेटर, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और जिस को आज हमने डिस्कस करना है वो एग्जांपल है जनरेटर की. जनरेटर्स एक्सप्लॉइट मोशनल ईएमएफ. जनरेटर करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं मोशनल ईएमएफ. वो किस तरह करते हैं? तो हम इसको देखते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम.
अब देख लो कि भी ये मैंने ले लिया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये मेरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने रख दिया है एक लूप को। अब ये लूप है, ये जितना भी एरिया है जो कि कलर्ड है, ये ब्लैंक एरिया है जितना भी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैं ये कंसीडर कर लेता हूँ ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके अंदर मैंने रख दिया है लूप को। अब लूप के 4 कॉर्नर्स इसके अंदर आ रहे हैं, वैसे तो यानी कि आधी लूप बाहर है, लेकिन जितनी अंदर है ना, हम यहाँ तक अगर उसको देखें यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ तक मैंने उसको कुछ सारे कॉर्नर्स को मैंने कुछ नेम्स दे दिए हैं। ये कॉर्नर ए बी सी और डी। अब जितनी लेंथ लूप की मेरी इसके अंदर है उसको मैंने लेंथ को नाम दे दिया है एक्स का, और हाइट को मैंने नेम दिया है एच का, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी है आर, और ये मूव कर रहा है टू दी राइट साइड स्पीड v से, यानी वेलोसिटी v के साथ। तो ये हमारी थी डायग्राम में जो भी टर्म्स थी वो मैंने बता दी। आगे चलो हम देखते हैं कि आगे क्या जिक्र आ रहा है। इन द शेडेड रीजन देयर इज़ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वही बात होगी जो मैंने बताई है उर्दू में, ये ट्रांसलेट कर दिया, ये सारा पैराग्राफ वही पूछा जो मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट करके बता दिया। शेडेड रीजन जो है हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पॉइंटिंग इन टू द पेज। ये क्रॉस जो है वो शो करता है इन टू द, डॉट होगा तो आउट ऑफ द पेज होगा, क्रॉस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी इन टू द पेज। एंड द रजिस्टर आर रिप्रेजेंट वट एवर इट इज़, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो आर शो करी है कि ये कुछ भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे बल्ब भी लगा हो सकता है, यहाँ पे कोई छोटी सी लाइट भी लगी हो सकती है, यानी कि वट एवर एनीथिंग एल्स कुड बी, मे बी अ बल्ब और अ टोस्टर, यानी कि कुछ भी हो सकता है, वही बात। वी आर ट्राइंग टू ड्राइव करंट थ्रो, हम क्या कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, हम जा रहे हैं कि भी ये जितना पार्ट है ये वाला, ठीक है, अब ये जितना शेडेड रीजन के अंदर जो लूप है, अब ये देखो, अब इस लूप के अंदर ये यहाँ से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है हम उसको ड्राइव करना चाह रहे हैं। इफ़ द एंटायर लूप इज़ पुल टू द राइट स्पीड वी, अगर मैं इसको राइट साइड, ये राइट साइड बन रही है ना, ये लेफ्ट साइड होगी और ये राइट साइड, अगर मैं सारी लूप को राइट साइड, अगर मैं इसको लोकेट करूँ या इसको मूव करवाऊँ स्पीड वी के साथ, तो चार्जेस इन सेगमेंट ए बी, जो इस सेगमेंट में, इस जगह पे, इस लाइन में, इस एरिया में जो चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, हुज वर्टिकल कंपोनेंट क्यू वी बी, जिनका वर्टिकल कंपोनेंट क्यू वी बी बनेगा। क्यू वी बी कैसे है ये भी मैं बताता हूँ। अराउंड दी लूप, यानी कि इस लूप के अराउंड जो ए बी रीजन में चार्जेस पड़े हुए हैं, अगर मैं इसको मूव करवाऊँ तो क्या है, वो जो चार्जेस हैं वो क्यू वी बी फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। यार अब फ्राडे लॉस भी तो यही कहता है ना, फ्राडे लॉ क्या कहता है, फ्राडे लॉ कहता है अगर आपके पास कोई एक कंडक्टर है, आप उसको किसी भी कोई लूप है, आप कोई लूप ले लो, उसको उसके साथ किसी कंडक्टर को मूव करवाओ, यहाँ इसी तरह का कुछ है, तो उसको मूव कराओ तो वहाँ पे क्या होता है, यानी कि जब लूप को मैं मूव करवाऊँगा तो इन मोशन में, जब वो मेरी लूप ये वाली मोशन में आ जाएगी तो वहाँ पे चार्ज पैदा होगा, यानी कि करंट होगा, ठीक है। तो अब क्यू वी बी की बात कर लें कि क्यू वी बी क्या है। जैसा कि हमने अभी यहाँ पे बात की कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड के होते हुए जो चार्जेस हैं वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, तो हम मैग्नेटिक फोर्स को इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक लिखते हैं क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। ये चार्ज है, ये वी है, वेलोसिटी है, ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसलिए हमने कहा कि क्यू वी बी फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है ड्राइव करंट अराउंड द लूप, और ये करंट अराउंड द लूप ड्राइव हो रहा है इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि क्लॉकवाइज इस तरह मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप के अंदर जो है करंट है। अब मैं एफ डॉट डी एल, जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक में बात की थी, अगर आपने प्रीवियस टॉपिक अभी नहीं देखा तो उसको देख लें, मोशनल सिर्फ ई एम एफ का, उसमें हमने बात की थी टोटल एफ है और एफ के अंदर एक एफ एस है और एक ई है, ठीक है। ये दो थे ना, ये सोर्स फोर्स और ये इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अब मैं इस एफ का अगर ले लूँ क्लोज लाइन इंटीग्रल डॉट डी एल इज इक्वल टू, ये आएगा वी बी एच। हाउ दिस टर्म कम्स, ये वी बी एच टर्म जो है वो किस तरह आ गई, आखिर इसके पीछे जो मैथमेटिक्स है वो क्या है,
क्या इसके पीछे हो रहा है। तो इसको देखने के लिए कुछ टर्म्स को मैंने ओपन करके थोड़ा सा ना यहाँ पे मेंशन किया है। तो चले इसको देख लेते हैं अभी। एज यू नो, जैसा कि हम जानते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स है ना F इज इक्वल टू क्यू वी बी। क्यू वी क्रॉस बी है ना, यहाँ पे मैंने क्रॉस नहीं लगाया, यहाँ पे क्रॉस आएगा V क्रॉस B। अब V और B के दरम्यान जो V है ना, V और B के दरम्यान, यानी कि V वेलोसिटी से मूव कर रहा है और B मैग्नेटिक फील्ड है इन टू दी पेज। अब इसके दरम्यान जो एंगल बनेगा ना, यानी यहाँ पे मेरा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ। अब ये मेरा इन टू दी पेज मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये मूव कर रहा है वी वेलोसिटी के साथ। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो है मेरा साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा मेरा एंगल बन रहा है, तो मेरे पास ये टर्म आ गई, इसको मैंने दे दिया नाम ए का। अब मैं अगर इसी टर्म को, ये क्यू वी बी साइन थीटा को अगर मैं डिवाइड करवा दूँ क्यू के साथ, ठीक है, अगर मैं इसको क्यू के साथ डिवाइड करवा दूं तो मेरे पास बाकी क्या रह जाएगा, ये मैं देखना चाहता हूं। तो इसको देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं करवा दूंगा डिवाइड, एफ़ को मैं डिवाइड करवा दिया। एफ़ इज़ इक्वल टू क्यू वी बी ओवर क्यू के साथ मैंने इसको डिवाइड करवा दिया वी बी, देन एफ़ इज़ इक्वल टू वी बी आ गया। अब ये आ गया एफ़ इज़ इक्वल टू वी बी, लेकिन टर्म तो अभी भी हमारे पास वो नहीं है, वो तो कुछ और ही है, वो तो कुछ और ही कह रहा है वहाँ पे। तो वो कह रहा है यहाँ पे वी बी एच है, यानी कि एच भी आता है। तो एच कैसे आता है, एच को हम देखते हैं। अब ये वी बी है क्या, मैं यहाँ पे ये बता दूँ, ये वी बी है क्या, यार मैंने बताया तो है पहले। अब v है v वेलोसिटी और b है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं अगर यहाँ पे a और b का मैं ले लूँ क्लोज लाइन इंटीग्रल, इस सेगमेंट का, इस सेगमेंट का अगर मैं क्लोज लाइन इंटीग्रल ले लूँ तो क्या होगा, क्लोज लाइन इंटीग्रल लेने से उस सेगमेंट का ए बी का मेरे पास ये वी एच आ जाएगा। एच कैसे आया वो अभी आपने देख लिया कि हमारे पास जो वी है वी वेलोसिटी है, बी वो है मैग्नेटिक फील्ड है, और ए बी का हमने लिया है क्लोज लाइन इंटीग्रल लेने से हमारे पास एच हाइट आ गई है ए बी की। ए और बी था ना ऐसे, और हमने यहाँ पे इसका कहा था ये उसकी हाइट है, तो ये वही हाइट आ गई उसकी। तो यहाँ पे वेयर एच इज़ द विड्थ ऑफ लूप। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एच जो है, एच तो हमारा हो गया विड्थ ऑफ द लूप, ठीक है। तो नेक्स्ट द हॉरिजॉन्टल सेगमेंट बी सी एंड ए डी, हमने ए बी को तो डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो हमने ए बी को डिस्कस कर लिया, इसके बारे में देख लिया कि ये क्या है, ये उसको एक्सपीरियंस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। अब हम देखते हैं हमारे जो अदर कंपोनेंट्स हैं बी सी एंड ए डी, ये क्या कर रहे हैं, इनका क्या रोल है वहाँ पे। अब लूप है ना पूरी, अब लूप के इस एरिया में तो हमने ए बी ले लिया, लेकिन यहाँ पे बी सी और ए जो डी है ये क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए डी एंड बी सी कंट्रीब्यूट नथिंग, ये कुछ नहीं कर रहे, सिंस द फोर्स देयर इज परपेंडिकुलर टू द वायर, जो फोर्स है परपेंडिकुलर है टू द वायर, ये वायर है ना इसके परपेंडिकुलर है फोर्स, ठीक है, इसके फोर्स परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही, यानी कि इस तरह परपेंडिकुलर हो सकती है। तो हम विद द हेल्प ऑफ आगे इसको देखते हैं कि फोर्स किस तरह परपेंडिकुलर है। इन पर्टिकुलर थ्रो द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इन पर्टिकुलर ऑल्दो द मैग्नेटिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग द ईएमएफ, जो ईएमएफ है वो मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फोर्स जो प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो रिस्पॉन्सिबल है, वो जिम्मेदार है ईएमएफ के लिए। लेकिन ईएमएफ इट इज़ नॉट डूइंग एनी वर्क, वो वर्क नहीं कर रही। ईएमएफ इटसेल्फ कोई फोर्स नहीं है। जैसे हम फोर्स लेते हैं एफ, फोर्स न्यूटन, अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स
इंसर्ट करते हैं, फोर्स पुट करते हैं, तो वहाँ पे वर्क डन होता है। अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो मेरा कोई ऑब्जेक्ट वो मूव करना शुरू कर देगा, यानी कि उस फोर्स के रिजल्ट में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे ईएमएफ की वजह से वर्क डन नहीं हो रहा। अब वर्क डन किस वजह से हो रहा है? मैग्नेटिक फोर्स वर्क नेवर डू वर्क, मैग्नेटिक फोर्स कभी भी वर्क नहीं करती। तो फिर ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऐसा कौन सी टर्म है जो हम एज ए वर्क डन ले सकते हैं, जो सोर्स ले सकते हैं, जो हमारे वर्क डन करने में हेल्पफुल है? देन इज सप्लाइंग द एनर्जी दैट हीट्स द रेजिस्टर आंसर द पर्सन हु इज पुलिंग द ऑन द लूप। वही बात आ गई कि पुल करने वाला ये, ठीक है। और अभी ऊपर जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी उसमें भी जो वेलोसिटी है, जो स्पीड v है, वो चार्जेस मूव कर रहे हैं, लेकिन उनकी मोशन के पीछे जो पुश है वो कोई एक एक्सटर्नल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये आगे चलते हैं। द फ्री चार्जेस इन सेगमेंट ए बी हैव अ वर्टिकल वेलोसिटी कॉल इट यू। अब इस डायग्राम को हम देख लेते हैं। उस डायग्राम में तो हमने देख लिया कि एक हमारे पास शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन के अंदर हमारे को कुछ टर्म्स थी, तो वो देख ली। अब द फ्री चार्जेस इन सेगमेंट ए बी, अब ये शेडेड रीजन था ना, ये पूरी लूप है, ये शेडेड रीजन के अंदर हमारा इतना लूप का पार्ट पड़ा था। अब इस पूरे लूप के पार्ट को इतने को कट कर दिया मैंने, सिर्फ ये ए बी ले लिया, ठीक है। अब इस ए बी को मैं ले लिया। अब इस ए बी को मैं और थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक इसको ओपन करके देखूँ, थोड़ा सा और इसको जूम करके देखूँ कि इसके अंदर क्या चल रहा है। अब ए बी है वो वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। अब ए बी है ना, इसकी अपनी वर्टिकल वेलोसिटी है जिसको मैंने नाम दे दिया यू का, ये यू, ठीक है, ये यू। इसको मैंने अब वेक्टर्स की फॉर्म में ड्रा कर लेना है। अब ए बी है ना, ए बी इस तरह ना, तो इसको मैंने कह दिया कि ये वर्टिकल कंपोनेंट और इसका मैंने एक वेक्टर ड्रा कर लिया। इन एडिशन अगर हम थोड़ा सा और इसमें ऐड करें, टू द हॉरिजेंटल वेलोसिटी वी दे इनहेरिट फ्रॉम द मोशन ऑफ द लूप, ठीक है। जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी v है, जो कि इसकी लूप की मोशन से ये पैदा हो रही है, वो है, उसको नेम दे दिया हमने v का, ये v। ऐसे इसको भी वेक्टर फॉर्म में ड्रा कर लिया। अकॉर्डिंगली द मैग्नेटिक फोर्स हैज़ अ कंपोनेंट ऑफ क्यू यू बी। अब क्यू यू बी कैसे आ गया? जैसे हमने कहा था क्यू वी बी, वी क्या थी? वेलोसिटी। हमने v को एक और नेम दे दिया, क्या? u का, ठीक है। इसमें परेशान नहीं होना कि u कैसे आ गया, हमने तो अभी पीछे u पढ़ा है, तो ये कोई नई टर्म आ गई, तो ये वही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, बस v की जगह पे q आ गया, u v की जगह पे v लिख ले, u लिख ले, एक ही बात है। टू द लेफ्ट, अब हम v वेलोसिटी से इसको मूव करवा रहे हैं तो टू द राइट। अगर मैं इसी राइट मूव करवाने की का एक कंपोनेंट ड्रा कर लूँ, ठीक है, जैसे हम कंपोनेंट्स ड्रा कर लेते हैं। अब मैंने अगर एक इस तरह का वेक्टर ड्रा किया है, डेफिनेटली इसका एक इस जो कंपोनेंट ऐसे भी होगा। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ड्रा किया है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे होगा। अब ये दो कंपोनेंट तो मैंने ड्रा कर लिए, यू और वी। अब इसका मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आ गया डब्ल्यू, उसको मैंने नेम दे दिया डब्ल्यू का। टू कॉन्ट्रैक्ट इज द पर्सन पुलिंग ऑन द वायर मस्ट एक्सर्ट अ फोर्स पर यूनिट चार्ज टू द राइट, यानी कि वो पर्सन जो है राइट साइड जो फोर्स पुट कर रहा है, जिस फोर्स से उसको पुल कर रहा है वो है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि पर यूनिट चार्ज टू द राइट साइड वो उसको पुल कर रहा है वायर को। दिस फोर्स इज ट्रांसमिटेड टू द चार्ज बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द वायर, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द वायर कुछ भी हो सकता है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, कोई पैराबोला हो सकता है, कुछ भी, यानी कि कोई भी उसकी शेप हो सकती है, व्हाटएवर। तो अब एफ पुल इज इक्वल टू यू बी। एफ पुल, ये जो एफ पुल है इज इक्वल टू आगे यू बी। ये यू बी क्या है? इस यू का, ये यू का, ये जो यू है इसका मैंने कंपोनेंट ड्रा किया है, ये यू आ गया, ये इसका कंपोनेंट बी आ गया हमारे पास। बी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो यहाँ पे हमने अभी बात की थी कि ये शेडेड रीजन के अंदर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एफ पुल इज इक्वल टू यू बी आ गया। अब ये तो हमारे पास टर्म आ गई, तो आगे हम इसको थोड़ा सा और ओपन करके देखते हैं। इसका अब हम लेते हैं इंटीग्रल। Meanwhile, the practical particle is actually moving in the direction of the resultant velocity w। अभी मैंने बताया ना कि u जो है
और वी है, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट मेरे पास जो आया है रिजल्टेंट वेक्टर, उसको मैंने डब्ल्यू का नाम दे दिया है। तो हमारे जो चार्जेस हैं वो ए बी लाइन ली थी ना, ये वाली लाइन, ये लूप है ना, इस लूप के अंदर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। मैंने ये वाली लाइन ली, इसको यू का नेम दे दिया, इसको वी का दे दिया। अब जो चार्ज है मेरे ऐसे मूव नहीं कर रहे, ऐसे मूव नहीं कर रहे, वो इस तरह रिजल्टेंट फॉर्म में मूव कर रहे हैं, इस इंक्लाइंड फॉर्म, इस इंक्लाइंड वे में, इस इंक्लाइंड शेप में। इट गोज इज एच बाई कोज थीटा, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज देयरफॉर। अच्छा, अब मैं अगर इस एफ पुल इज इक्वल टू यू बी का मैं ले लूँ इंटीग्रल, इसमें मैं अगर इंटीग्रल ले लूँ तो एफ पुल क्या था, वो था यू बी, ठीक है, ये यू बी। और जो मेरे पास डी एल है, यानी कि डी एल है वो एच ओवर कोस थीटा है, ठीक है। एच मैंने क्या कहा था, वो है उसकी विड्थ। तो अब एच बाई कोस थीटा आ गया, ये कोस थीटा क्या है, डॉट प्रोडक्ट, इसका भी आगे मैंने बताता हूँ कि ये कैसे आया, कॉस थीटा माइनस थीटा। अब इसको क्या करना है, एच बाई कोस थीटा, ये कोस जो है 90 है, माइनस कोस 90 माइनस थीटा, ये इक्वल टू होता है किसके, साइन थीटा के। अब ये होता है साइन थीटा के इक्वल, साइन थीटा के इक्वल। और कोस साइन ओवर कोस, साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ये बराबर होता है टेन थीटा के, ठीक है। ये देखें, ये देखें एच बाई कोस थीटा आ गया, ये यू बी की वैल्यू पुल से आ गई, यहाँ से ये पुल की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू इसके डी एल की आ गई, और इस डॉट प्रोडक्ट से हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये तीनों वैल्यू। ये कोई नया यहाँ पे कोई टर्म यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, ये सारी वैल्यूज़ उस जो अभी प्रीवियस मैंने वेक्टर्स ड्रा किए थे उन्हीं वेक्टर्स के अंदर से मैंने वो सारी वैल्यूज़ ली हैं। अब यहाँ पे टेन थीटा आ गया, यू बी एच टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या है, असल में मेरे पास जो टेन थीटा है वो है W और F पुल के दरमियान। W क्या था मेरे पास, ये रिजल्टेंट वेक्टर, और F पुल क्या था, वो मेरे पास ये थी। अब इसके दरमियान जो मेरा एंगल है ना, ये है टेन थीटा, और इसको मैंने V ओवर U का नाम दिया था, जो कि ये V और U ये थे ना हमारे V और U। यार एक तो आप लोग कंफ्यूज बहुत हो जाते हो, ये देखो U और V, ये F पुल है और ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। इनके दरमियान जो मेरा बन रहा है वो टेन थीटा बन रहा है एंगल, और ये क्या है V और U। मैंने टेन थीटा की जगह पे V और U लिख दिया, V बाई U, इस U को इस U के साथ कैंसिल आउट कर दिया, तो मेरे पास EMF आ गई, E इज इक्वल टू BHV। ये सेम वही रिजल्ट है जो कि अभी ऊपर डिस्कस किया है। वहाँ पे क्या था, VHB था इस तरह, और यहाँ पे BHV, यानी कि हमारे पास प्रैक्टिकली ये प्रूव हो गया कि वाकई अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि EMF BHV ही होता है। तो अब मैंने कहा था कि मैं साइन थीटा का बताता हूँ, तो ये देखें साइन थीटा कमिंग फ्रॉम द डॉट प्रोडक्ट, जो साइन थीटा है वो डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है, ठीक है। ये जो साइन थीटा है, ये कोस थीटा, बल्कि ये कोस थीटा आ रहा है, इसे इस कोस थीटा को आगे ट्रांसफॉर्म किया है साइन थीटा में। साइन थीटा कमिंग फ्रॉम द डॉट प्रोडक्ट एज इट टर्न्स आउट, जैसे कि ये टर्न्स आउट हुआ, देन द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज एग्जैक्टली इक्वल टू द EMF। यानी कि ये जो मेरे पास कोज आया, इसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया साइन में। ये कोज कैसे आया, डॉट प्रोडक्ट से, डॉट प्रोडक्ट को मैंने ख़त्म किया है, ठीक है। तो अब ये जो E इज इक्वल टू BHV आया है मेरे पास, ये एग्जैक्टली है मेरे पास EMF की वैल्यू। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं फ्लक्स। यार हमने बात कर ली है उसकी, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड है तो यह भी जाहिर सी बात है वहाँ पे फ्लक्स भी होना चाहिए। तो अगर मैं फ्लक्स की बात करूँ, लेट फाई, मैंने फाई को ले लिया, बी द फ्लक्स बी ओ थ्रू द लूप, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब बी डॉट डी ए, फाई को मैंने ले लिया, फाई को नेम दे दिया मैंने फ्लक्स का। अब यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, कोई भी मेजरमेंट हो सकती है, ये लाजमी नहीं है कि फाई ही है। हम फाई क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जनरलाइज टर्म्स होती हैं, हमें कंफर्म नहीं पता कि यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या है, तो इसलिए हम इसे नाम दे देते हैं फाई का। तो अब मैंने फाई को ले लिया है कि ये फ्लक्स है, इतना फ्लक्स पास हो रहा है इस रीजन से, जो मैंने मेरी शेडेड रीजन के अंदर पड़ी है, इस रीजन में से इतना फ्लक्स पास हो रहा है। अब मैं उसका इंटीग्रल ले लूँ बी डॉट डी ए। अब B तो आ गया मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड, डी ए क्या है। अब डी ए को अगर मैं देखूँ
तो डी ए दरअसल मेरे पास है जी इस लूप का ये एरिया जो कि शेडेड रीजन के अंदर पड़ा हुआ है, ए बी सी और डी। बड़ी गंदी राइटिंग है मेरे, बहुत ज़्यादा गंदी राइटिंग है। बी डॉट डी ए, अच्छा बी डॉट डी ए तो ये मेरा हो गया एरिया, ठीक है, एरिया। अब ये तो मेरा एरिया है। अब इस एरिया में एच मेरे पास है हाइट और एक्स क्या है, विड्थ, ठीक है। सॉरी मैंने ऊपर बात की थी कि एच विड्थ है, लेकिन एच असल में हाइट है, विड्थ नहीं है। एक्स आ गई मेरे पास विड्थ और एच आ गया वो क्या कहते हैं हाइट। हाइट और क्रॉस हाइट एंड विड्थ होता है हमारे पास एरिया, डी है, ये वही आ गया। तो अब मैंने इसका इंटीग्रल ख़त्म कर दिया। तो अब क्या करें, अब हमने एरिया लिए क्यों है यार, कि एरिया क्यों लिया, एरिया लेने की ज़रूरत क्या पड़ी। सिंपल जो फ्लक्स की वैल्यू मेरे पास थी बी डॉट डी ए होती है फॉर रेक्टेंगुलर लूप, क्योंकि हमारी जो लूप है वो रेक्टेंगल है। अरे भाई, अरे बच्चे, मेरी जो लूप है वो है रेक्टेंगल, तो इसलिए मैंने उसका एरिया लिया। अब एज द लूप मूव्स द फ्लक्स डिक्रीजेस, हमने कहा था कि हमारी ये जो लूप है ये मूव कर रही है टू दी राइट साइड। अब टू दी राइट साइड पड़ी हुई है, तो अब इतना ये शेड रीजन है, यानी कि इतनी अंदर पड़ी हुई है। अब जब ये टू दी राइट मूव करेगी वी वेलोसिटी के साथ ऐसे, तो कितना एरिया इसका कम होगा ना, यानी कि ये यहाँ पे ये एरिया रह जाएगा, यानी कि ये जितना एरिया है ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो जब रिमूव ख़त्म हो जाएगा यानी कि एरिया में चेंज आ रहा है, चेंज इन एरिया। तो जब एरिया में चेंज आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, हम चेंज को इन सेंस ऑफ मैथमेटिक्स देते हैं बाय द हेल्प ऑफ किसे, डेरिवेशन से। तो मैं इस यहाँ पे फाइव का डेरिवेटिव ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट से इसमें फाइव में चेंज आया। बी और एच ये हमारा कांस्टेंट है, यानी कि हाइट मेरी कांस्टेंट रहनी है, हाइट मेरी कम हो ही नहीं सकती है, ठीक है। और बी जो मेरा है वो भी कांस्टेंट रहना, वो भी यानी कि चेंज नहीं हो सकता। अब एक्स क्या है, एक्स मेरे पास है विड्थ। अब जैसे जैसे मैं इसको राइट साइड पे मूव करवा रहा हूँ वी वेलोसिटी के साथ, तो क्या होगा, विड्थ उसकी चेंज होती जाएगी। तो मेरे पास आ जाएगा माइनस डी एच वी, यानी कि ये चेंज इतनी क्वांटिटी का चेंज आया है जब मैंने अपनी लूप को उस शेडेड रीजन से बाहर की तरफ मूव करवाया है। अब यहाँ पे माइनस साइन का हो गया आपके, ये कहाँ से आ गया, ये नहीं बुला कहाँ से आ गई। दी माइनस साइन अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट डी एक्स ओवर डी टी इज़ नेगेटिव बट दिस इज़ प्रिसाइजली दी एम एफ। यार सीधी सी बात है, ये मेरे पास लूप है, अब लूप का एरिया कम होगा तो वहाँ पे मैं माइनस साइन लूँगा ना, यानी कि वो नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव को उसकी तरफ जा रहा है। तो अगर मेरा एरिया जो बढ़ रहा होता है यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है। तो डी एक्स ओवर डी टी यानी कि चेंज आ रहा है एक्स में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस वजह से मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया। ये प्रिसाइजली ई एम एफ है और जनरेटेड इविडेंटली दी एम एफ जनरेटेड इन द लूप, जो ई एम एफ जनरेट हुई है लूप के अंदर, इज़ माइनस द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स थ्रू द लूप, ठीक है। ये जो रेट ऑफ चेंज है फ्लक्स का ई एम एफ के साथ ये है माइनस में, ई इक्वल टू माइनस डी फाइव और डी टी। ये माइनस सिर्फ उस वक्त होगा जब हमारी जो लूप है वो टू दी राइट मूव करेगी। लेकिन जनरेटर्स के अंदर या हम अगर प्रैक्टिकली देखें, ये जो एक्ट होता है, ये जो यानी कि यहाँ पे फिनोमेना हो रहा होता है, जो जनरेटर्स के अंदर लूप्स लगी होती हैं वो ऐसे नहीं मूव करती कि हमने जैसे स्टडी करना होता है, वो विद इन मिली माइक्रो या नैनो सेकंड में। अब आजकल तो जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो बहुत स्पीड से मूव कर रही होती हैं, तो एक सेकंड के अंदर पता नहीं वो कितने टर्न्स ले लेती हैं, यानी कि ऐसे मूव कर रही होती है ना सर्कुल मोशन में टू दी, ऐसे क्लॉकवाइज मूव कर रही होती हैं, इस तरह क्लॉकवाइज, तो वो पता नहीं कितनी मूव्स ले लेती हैं एक सेकंड में। तो हम तो सिर्फ उसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक एनालाइज करके देखते हैं, उसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, उसको स्टॉप करके जूम करके देखते हैं कि भी यहाँ पे क्या अमल हो रहा है। तो ये इस चीज़ को बता रहा है कि अगर वो लूप जो है अगर राइट तरफ मूव करेगी तो माइनस होगा, अगर इधर लेफ़्ट की तरफ चली जाएगी यानी कि ये बढ़ा देगी तो ये पॉजिटिव फ्लक्स हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव फ्लक्स से कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारी जस्ट मैथमेटिक्स होती हैं, जनरलाइज टर्म्स होती हैं।
तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको काफ़ी समझ आई होगी इसकी। मैंने काफ़ी इसके ना जो स्टेप्स हैं उनको बड़ा शॉर्ट करके और बड़ा ओपनली इसको समझाने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।